वेलकम बैक बच्चों टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। अभी हम जो पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड वेरिएशन में बेसिकली हम लोग मेंडल्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे। इसके पहले हमने ऑलरेडी जो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, आप अगर वो देखना चाहो तो प्रीवियस वीडियो रेफर कर लेना। अभी हम जो है प्रॉपर मेंडल के जो भी प्रिंसिपल्स वगैरह हैं उन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। मेंडल्स प्रिंसिपल चालू करने के पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ टर्म्स आप लोगों को मैं बताऊँ, जो कि है फिनोटाइप। अब ये फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे मैं ह्यूमंस की बात करूँ, प्लांट्स की बात करूँ, उसका फिजिकल अपीयरेंस। मतलब अमिताभ बच्चन टॉल है, फेयर है, ऐश्वर्या राय गोरी है, कोई भी वो फिजिकली कैसा दिख रहा है। प्लांट है अगर तो कितना हाइटेड है, क्या उसकी हाइट है, कितना शॉर्ट है, क्या उसका कलर है, फिजिकली जो हम नॉर्मल आंख से देख सकते हैं वो सारी चीजें आती हैं फिनोटाइप के अंदर। कोई भी चीज, टॉलनेस बोलो, कलर बोलो, शॉर्टनेस, हाइट, कलर, ये सारी चीजें आएगी अपनी फिनोटाइप के अंदर। जीनोटाइप क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमंस हो, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ऑलरेडी मैंने जीन तुम लोग को पहले भी बताया है, जीन, क्रोमोसोम, डीएनए, ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। जीनोटाइप मतलब उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। वेल, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल अपीयरेंस के लिए। अल्टीमेटली कोई इंसान कैसा दिख रहा है, उसकी हाइट कैसी है, कितना गोरा है, कितना काला है, उसके बाल कैसे हैं, उसका कलर कैसा है, ये सारी चीजें जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड करती है। सो जीनोटाइप मतलब मेरा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उस प्लांट का या उस ह्यूमन का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये होगा अपना जीनोटाइप। नेक्स्ट इज अलील। अब अलील बच्चों ये टर्म टेक्स्ट बुक में तो नहीं दिया है, बट स्टिल मैं बताती हूँ। मतलब नॉर्मली जो जीन होते हैं ना वो पेयर्स होते हैं। जीनोटाइप जीन जो ट्रांसमिट होते हैं, मतलब एक फादर में से ट्रांसमिट होता है और एक मदर में से जो बेबी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिट होता है जीन्स, दे आर जनरली प्रेजेंट इन पेयर्स। एक अलील होता है, दूसरा अलील होता है, ठीक है। तो ये जो पेयर्स होते हैं इसको हम बोलते हैं अलील। जीन कभी भी ना सिंगल नहीं होता है। जीन्स आर प्रेजेंट इन अ पेयर व्हिच वी जनरली कॉल्ड इट एज अलील, ठीक है। नेक्स्ट कम्स डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या होता है? ऐसे काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जो डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब क्या पता है कि वो ही सुपरफिशियल है या वो ज्यादा एक्सप्रेस होते हैं। अगर मैं बात करूं नॉर्मल प्लांट की बात करूं तो वो ग्रीन ही होते हैं ज्यादा करके, 95% ग्रीन होते हैं। नॉर्मल ना, मैं नॉर्मल चीजों की बात कर रही हूँ, 95% ग्रीन होते हैं बोलूंगी। या फिर ह्यूमंस की बात करूं तो ऑन एन एवरेज सब बेसिकली ऑन एन एवरेज सब 5.4 5.5 फीट के आसपास उनकी हाइट होती है। ऑन एन एवरेज सबका कॉम्प्लेक्शन समझो ना एकदम काले होते हैं ना एकदम गोरे होते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं, नॉट अलग अलग कंट्रीज, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में ऑब्वियसली हर किसी का कॉम्प्लेक्शन डिपेंड करता है उनके क्लाइमेट के ऊपर एंड ऑब्वियसली जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। बट यहाँ पे इंडिया की अगर मैं बात करूं, ह्यूमंस की बात करूं, उनमें क्या क्या डोमिनेंट होता है। जैसे कि अगर मैं हेयर की बात करूं तो नॉर्मली ब्लैक एंड कर्ली हेयर जो होता है वो डोमिनेंट होता है। एकदम स्ट्रेट जो होता है, स्ट्रेट हेयर, वो रेसेसिव होता है। तो कुछ चीजें हैं जो एकदम डोमिनेंटली, मतलब तुमको 95% लोगों में या 95% प्लांट में वो चीज दिख के आएगी और थोड़ा सा 5% वेरिएशन होता है जो कि रेसेसिव कैरेक्टर वहां पे एक्सप्रेस हो जाता है। अब रेसेसिव का मतलब क्या है कि बहुत कम पाया जाता है। डोमिनेंट यानी वो हर किसी में सुपरफिशियल है, मतलब हर किसी में वो दिक्कत आता है। रेसेसिव जो है बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। और रेसेसिव जैसे कि अगर मैं बात करूं, अभी मैंने तुमको एग्जांपल दिया था कि हेयर के केस में ब्लैक एंड कर्ली, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। ज्यादातर लोगों को तुम मेल में देखो, फीमेल में देखो, तुमको हेयर थोड़ा सा कर्ली और ब्लैक दिखेगा। बट तुमको रेयरली कभी कोई ऐसा भी देखने के लिए मिल जाएगा जिसका कलर तुमको ब्राउन है और एकदम स्ट्रेट हेयर है। लड़कियों को तो ज्यादा स्ट्रेट हेयर पसंद होते हैं, बट बोल रही हूँ डोमिनेंट कैरेक्टर एक्चुअल में उनमें ब्लैक और कर्ली का होता है, ठीक है।
तो ये हो गया। या फिर अगर मैं बात करूँ और एक एग्जांपल डोमिनेंट एंड रिसेसिव की, तो रोलिंग टंग, ये डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। किन किन लोगों में रोलिंग टंग वो कर पाते हैं तो वो डोमिनेंट होता है, एंड रिसेसिव जो होता है वो नॉन रोलिंग टंग होता है, तो वो रोल नहीं कर पाते हैं। सो दिस बिकम्स द रिसेसिव कैरेक्टर। और एक अगर मैं एग्जांपल लूँ जो कि तुम लोगों के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, फ्री ईयरलोब। अब ज्यादातर लोगों को तुम देखोगे, ऑलमोस्ट 90-95% लोगों का ईयरलोब है ना वो फ्री होता है। मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, करेक्ट। बट अगर मैं बात करूँ रिसेसिव कैरेक्टर की, तो यही ईयरलोब अटैच, कुछ लोगों में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि उनका ये ईयरलोब ऐसे पूरी तरह से अटैच्ड होता है, ठीक है। सो दैट बिकम्स द रिसेसिव कैरेक्टर। अदरवाइज नॉर्मल लोगों में, नॉर्मली 95% लोगों में तुमको फ्री मिलेगा ईयरलोब। अच्छा, अब ये कोई तरह का डिजीज नहीं है। अगर किसी का ईयर अटैच्ड है या नोज में थोड़ा सा वेरिएशन है, ये उनका ऐसा होता है ना कि उनमें रेसेसिव कैरेक्टर ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है। ऐसा नहीं कि उनको कोई डिजीज हो गई है, कोई बीमारी हो गई इसलिए उनका ईयरलोब जो है वो अटैच्ड है, या काफी सारी चीजें। मैंने बहुत ही कम एग्जांपल्स लिए हैं, ऐसी काफी सारी चीजें अवेलेबल है ह्यूमंस में, प्लांट्स में, जो कि डोमिनेंट और रेसेसिव के फॉर्म में होते हैं। अगर किसी में कोई कैरेक्टर अलग है, अब जैसे मैं आईज की बात करूं, वेरी गुड एग्जांपल। नॉर्मली लोगों में आपको ब्राउन या ब्लैक देखने के लिए मिलेगा, नॉर्मल, विच बिकम्स द डोमिनेंट कैरेक्टर। बट अगर मैं बात करूं ऐश्वर्या राय की, ब्लूइश, ग्रीनिश, ग्रेइश, तो ये सारे है ना रेसेसिव कैरेक्टर है, मतलब उनमें रेसेसिव जीन एक्सप्रेस हुआ है। अदरवाइज नॉर्मली तुम किसी को भी देखोगे चलते फिरते तो तुमको ज्यादा करके ब्राउन या ब्लैक आंख वाले ही दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है। रेसेसिव वाले केस में तुमको वही अभी जो मैंने बोला, ब्लूइश, ग्रेइश, ग्रीनिश, ये सारे कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, तो वो हो जाएगा मेरा रेसेसिव कैरेक्टर। ये दो चीजें ज्यादा याद रखना, डोमिनेंट क्या होता है, रेसेसिव क्या होता है, फिनोटाइप, जीनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस एंड जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे मेंडल ने एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया क्या था और किस वजह से किया था। मेंडल का ये एक्सपेरिमेंट करने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक ये था कि अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बेबी का बर्थ हो रहा है, या प्लांट्स की ही मैं बात करूं, न्यू जनरेशन अगर आ रही है, तो समझ लो जहाँ पे प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है या ह्यूमंस में जहाँ पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो बेबी में जो कैरेक्टर्स अपीयर हो रहे हैं उसके लिए कौन मेजर रिस्पॉन्सिबल है, मतलब मदर रिस्पॉन्सिबल है या फादर रिस्पॉन्सिबल है या दोनों रिस्पॉन्सिबल है, कैसे मदर के जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, कैसे फादर के जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, या फिर अगर मदर के जीन में कुछ प्रॉब्लम है तो क्या उससे बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, फादर के जीन में कुछ प्रॉब्लम है तो क्या उससे बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है जहाँ पे बहुत से डिजीजेस को क्योर किया जा सकता है अगर हम पहले ही मदर का ब्लड सैंपल और फादर का ब्लड सैंपल कलेक्ट करके पहले ही जान ले कि उनमें वेदर कोई कैरियर का जीन है क्या, या जो डिजीज वगैरह कॉज कर सकता है, तो हम इससे काफी सारे डिजीजेस को भी रोक सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये स्टडी बेसिकली किया गया था। मेंडल ने जो किया था वो प्लांट को यूज करके किया था, जो कि उसने यूज किया था पी प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, ठीक है। पाइसम सटाइवम साइंटिफिक नेम है, याद रखना बच्चों, टेक्स्ट बुक में तुम्हारे दिया हुआ है। अब पी प्लांट ही क्यों लिया उसने? द लॉजिक इज, ऐसा नहीं है कि उसको कोई दूसरी चीज मिल नहीं रही थी। द सिंपल लॉजिक इज, पी प्लांट बहुत ही इजीली, मतलब उसका ग्रो होने का टाइम पीरियड, जनरेशन उसमें टाइम पीरियड कम लगता है, जल्दी नेक्स्ट जनरेशन उसमें मिलते हैं, स्पेस कम लेता है। ये काफी सारी चीजों को ध्यान में रख के, मतलब वो अपना उसका छोटा सा खुद का फार्म था, वो वहां पे ये सारी चीजें आराम से पी प्लांट को कल्टीवेट कर पा रहा था, तो इस वजह से उसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। ऑब्वियसली अगर मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो मैं सारी चीजें दिमाग में रख के काम करूंगी ना, मुझे रिजल्ट भी जल्दी आना चाहिए, रिजल्ट अच्छा भी आना चाहिए, ये सारी चीजें। तो इस वजह से उसने जो है, मेंडल ने पी प्लांट को यूज किया था। अब मेंडल इज ऑल्सो नोन एज, इंपॉर्टेंट थिंग, मेंडल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये याद रखना, ठीक है। अभी मैंने ऑलरेडी बताया पी प्लांट उन्होंने क्यों यूज किया था। सम ऑफ द डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर्स जो उन्होंने कंसिडर किए थे उनके एक्सपेरिमेंट में,
वैसे एक चीज बताना चाहूंगी, मेंडल तो ये एक्सपेरिमेंट करके मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था ना, तब लोगों ने इसको कंसिडर नहीं किया था। काफी साल बाद किसी और साइंटिस्ट ने इसी चीज को वापस रीइवैल्यूएट किया, तब एक्चुअल में मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो समझ में आया कि उन्होंने किस वजह से, किस रीजन से किया था। उन्होंने ना, मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। व्हाट इज 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स? अभी एक ही प्लांट में काफी सारी चीजें देखने के लिए हमें मिलेगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सीड का शेप क्या है। अब यहाँ पे पी प्लांट उन्होंने लिया था, तो हम पी प्लांट को ही पकड़कर बात करते हैं। उसका शेप क्या था, सीड का शेप क्या है पी प्लांट के, कलर क्या है सीड का, फ्लावर, उस प्लांट पे फ्लावर कैसा आ रहा है, पॉड का शेप क्या है, पॉड का कलर क्या है, पोजीशन क्या है, अगर फ्लावर है तो उसका डोमिनेंट पोजीशन क्या है, रेसेसिव पोजीशन क्या है, हाइट ऑफ द प्लांट क्या है। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है मेंडल ने स्टडी किया था। ठीक है, इसका एक डायग्राम जो है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाएंगे। मैं आपको फिर भी लिख के बता देती हूँ कि यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स में उन्होंने कौन कौन से मेंशन किए थे। अब अगर मैं शेप ऑफ द सीड की बात करूँ, तो डोमिनेंट में आता है राउंड एंड रेसेसिव में आता है रिंकल्ड। मतलब नॉर्मली तुम लोग ने तो पी घर पे देखा होगा, रोज बना के खाते होगे, तुमको पता ही होगा, ये सब चीजें बहुत बेसिक सी हैं। शेप ऑफ द सीड, अगर मैं वो पी के दाने को देखूं कैसा होता है, ज्यादा करके तुमको राउंड देखने को मिलेंगे, और तुमको एक आध पॉड में ऐसा भी मिल जाएगा कि उसमें तुमको व्रिंकल्ड दाने भी मिलेंगे। आ रहा है समझ में बच्चों? तो डोमिनेंट मतलब क्या, जो ज्यादा क्वांटिटी में है, ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, 95% डोमिनेंट है। ठीक है, और जो बचा कुचा 5% है वो मेरा रेसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा। शेप ऑफ द सीड के केस में राउंड शेप इज डोमिनेंट, रिंकल्ड शेप इज रेसेसिव। नेक्स्ट कैरेक्टर जो उन्होंने कंसिडर किया था, कलर ऑफ द सीड विच इज येलो एंड ग्रीन। ये याद रखना, कलर ऑफ द सीड, जो मेरा सीड है, जो मेरा दाना है पी का, उसका डोमिनेंट कलर कौन सा है, येलो। ज्यादा करके तुमको येलो सीड्स देखने के लिए मिलेंगे, एंड रिसेसिव होगा तुम्हारा ग्रीन कलर। ठीक है, कलर इज वेरी सिंपल थिंग, खाली इसको याद रखना है, येलो और ग्रीन। अब कलर ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ द फ्लावर में तुम्हारा डोमिनेंट है पर्पल और रेसेसिव है व्हाइट। ज्यादा करके अगर तुम पी प्लांट पे फ्लावर देखोगे, या कभी देखा होगा या नहीं भी देखा होगा तो अब जाके देखो, गांव वगैरह कभी घूमने जाते हो तो देखो, जाके ऑब्जर्व करो चीजों को। कलर ऑफ द फ्लावर, पी प्लांट पे जो फ्लावर का कलर आता है उसमें डोमिनेंट है पर्पल एंड रिसेसिव है व्हाइट। ठीक है, पर्पल कलर तुम्हारा डोमिनेंट होगा। शेप ऑफ द पॉड में जो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड। यहाँ पे बच्चों तुमको मैं ये सारी चीजों का डायग्राम दिखाऊंगी तो तुमको एक बेटर आइडिया आएगा। इन सारी चीजों का तुमको स्क्रीन पे ऑलरेडी एक डायग्राम शो कर रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड मतलब क्या। इन्फ्लेटेड तुमको बेसिकली मान लो, बताती हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ मैं। Supposing the pea plant है, please consider my diagram. I'm not very good in diagram. तो मान लो ये है inflated और ये है तुम्हारा constricted। मतलब कि तुमको ज्यादातर जो पॉड का शेप मिलेगा वो इस तरह का होगा। ठीक है, एंड इस तरह का तुमको कम दिखेगा। जब भी तुम वो पॉड देखोगे पी का, तो तुमको ज्यादा ये शेप देखने के लिए मिलेगा। एंड ये वाला मतलब कि जो एकदम ही स्ट्रेट है, कहीं से भी उसमें कुछ भी आड़ा टेढ़ा नहीं है, प्रॉपर एकदम शेप में, ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। अदरवाइज तुमको आड़े टेढ़े ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, जो कि होगा तुम्हारा इन्फ्लेटेड। अब कलर ऑफ द पॉड, कलर ऑफ द पॉड में जो डोमिनेंट है वो है ग्रीन, एंड जो रिसेसिव है वो है येलो। ये तो सबको ही पता है।
उसका जो पॉड का कलर होता है, जो छिलका होता है, वो कौन से कलर का होता है? ऑब्वियसली ग्रीन कलर का होता है। एंड रिसेसिव क्या है? येलो। तुमको एक आध ऐसा उसमें मिल जाएगा पॉड जो येलो भी होता है। एक्चुअली में कभी कभी येलो वाला खराब भी हो जाता है, कभी कभी खराब नहीं भी होता है, ऊपर से खाली येलो कवरिंग होता है बट वो अंदर से दाने सारे प्रॉपर होते हैं। तो तुमको डोमिनेंट कौन सा होगा कलर ऑफ द पॉड में? ग्रीन। एंड रेसेसिव होगा येलो कलर, पॉड का कलर येलो, विच बिकम्स द रेसेसिव कैरेक्टर। अब पोजीशन ऑफ द फ्लावर, पोजीशन ऑफ द फ्लावर इज, जो डोमिनेंट है वो है एक्सिलरी एंड टर्मिनल। अब बच्चों एक्सिलरी और टर्मिनल का मतलब क्या है? एक्सिलरी मतलब क्या बच्चों? एक्सिस पे होना। अब जैसे ये मेरा प्लांट है, ठीक है, पी प्लांट है, और मान लो इसके बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस हैं। एक्सिलरी मतलब क्या बच्चों? एक्सिस पे होना। हर एक्सिस पे समझ लो यहाँ पे तुमको फ्लावर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे फ्लावर प्रेजेंट 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 है। तो एक्सिलरी जो होगा तुम्हारा पोजीशन ऑफ द फ्लावर, ये डोमिनेंट होगा। ज्यादा करके इसके जो फूल होते हैं ना वो एक्सिस पे पाए जाते हैं, ब्रांचेस, ठीक है, जो प्लांट का ब्रांचेस होता है वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। बट टर्मिनल रेसेसिव कैरेक्टर क्या है? टर्मिनल, टर्मिनल यानी कि एकदम टॉप पे, मान लो एकदम टॉप पे है तुम्हारा ये फ्लावर, सो दिस बिकम्स माय रेसेसिव कैरेक्टर। और ये जितने भी फ्लावर हैं जो एक्सिस पे प्रेजेंट है, इट बिकम्स माय डोमिनेंट कैरेक्टर। आई बात समझ में? नाउ हाइट ऑफ द प्लांट, ऑब्वियसली ज्यादा करके जो प्लांट होते हैं वो टॉल होते हैं और रेसेसिव में आएगा मेरा शॉर्ट। नॉर्मली अगर हम प्लांट को देखें, नॉर्मल ऑन एन एवरेज, तो ज्यादा करके इसमें यहाँ पे इवन हम पी प्लांट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हाइट ऑफ द प्लांट ज्यादा करके तुम देखोगे ना तो इट इज टॉल, बट उसमें से कुछ तुमको एक आध दो जगह पे, मतलब एक आध दो ऐसे भी दिख जाएंगे जो कि शॉर्ट होंगे। सो शॉर्ट बिकम्स माय रिसेसिव कैरेक्टर, डोमिनेंट बिकम्स द टॉल। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है जो मेंडल ने स्टडी किया था। अब इसका आउटकम क्या था, ये सारी चीजें हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे।